आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 2। अगर आपने अभी तक इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको लिंक मिल जाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्वू को देखते हैं जो कि सोया हुआ था। तभी उसकी बहन का कॉल आता है। वो कहती है, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? कहीं तुम पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में भूल तो नहीं गए? जिसके बाद जिन्वू कॉलेज पहुंचता है और सभी लड़कियां उसे देखकर उस पर लाइन मार रही थी। फिर जिन्वू जिन्हा की टीचर से मिलता है और उसकी टीचर जिन्हा की बहुत तारीफ करती है। इसके बाद टीचर जिन्वू से कहती हैं कि वो उसके एक दोस्त को समझाए। जिन्वू फिर हान से मिलने के लिए जाता है। हान कहती है, तुम मुझे समझाने आए हो लेकिन मैं हंटिंग नहीं छोड़ने वाली। जिन्वू कहता है, तुम एक ई रैंक की हंटर हो ना, तुम मुझसे ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगी और वैसे भी मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूँ, चलो मेरे साथ। वहीं हम देखते हैं कि हंटर डोंगसू अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए वहां आ चुका है। हंटर एसोसिएशन का चीफ कहता है वो उस आइलैंड से यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उनमें से एक की डेड बॉडी समुद्र में मिली है। चेयरमैन कहते हैं, ठीक है, हम उनकी छानबीन शुरू करते हैं। उधर जिन्वू हान को लेकर एक सी रैंक गेट के पास पहुंचता है जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड की प्रॉपर्टी है। वहां नए हंटर्स की ट्रेनिंग चल रही थी। तभी एक ए रैंक का हंटर किम आता है जो उनकी टीम को लीड कर रहा था। वो कहता है, हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए, जल्दी चलो। अब मुझे 2 ई रैंक के हंटर को भी संभालना पड़ेगा। जिन्वू सोचता है, मुझे लगा था हान जब अपनी आंखों से देखेगी कि डंजन्स कितने खतरनाक हो सकते हैं तो वो हंटर बनने का सपना छोड़ देगी, लेकिन अगर मिशन बहुत आसान हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं। इसके बाद सभी लोग उस डंजन के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही जिन्वू अंदर पहुंचता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। तभी सी रैंक का गेट एक रेड गेट में बदल जाता है। जिन्वू हान को वहां से निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं कि वो सभी एक बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं। किम कहता है, ये एक रेड गेट है। हान पूछती है, रेड गेट क्या होता है? जिन्वू बताता है, रेड गेट एक ऐसा डंजन होता है जहां बाहरी दुनिया से संपर्क कट जाता है। जब तक तुम यहाँ के बॉस को नहीं हराओगे बाहर नहीं निकल सकते। तभी उन पर कोई अटैक करता है और एक टीम मेंबर मर जाता है। जिन्वू हान को बचा लेता है। फिर वो देखते हैं कि अटैक आइस एल्व्स ने किया था जो पहले कमजोर लोगों को मारते हैं। इसके बाद किम कहता है, मैं इतने सारे हंटर्स को लीड नहीं कर सकता, इसलिए वो 2 टीमें बनाता है। बी और सी रैंक हंटर्स उसकी टीम में और कमजोर हंटर्स को दूसरी टीम में भेज देता है। लेकिन एक सी रैंक हंटर जिन्वू की टीम में चली जाती है क्योंकि उसने जिन्वू को हान को बचाते देखा होता है। टीमें अलग हो जाती हैं। किम की टीम पर बर्फीले भालू अटैक कर देते हैं और वो लोग उनसे लड़ने लगते हैं। उधर जिन्वू की टीम को ठंड लग रही होती है। जिन्वू अपनी इन्वेंट्री से सबके लिए जैकेट निकालता है। हंटर कहता है, यह तो मैजिक है, मुझे लगा था ये सिर्फ अपर रैंक के हंटर्स कर सकते हैं। हान पूछती है, तुम असल में कौन हो? जिन्वू कहता है, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ और मैं ही तुम्हें बाहर निकालूंगा, लेकिन बदले में मुझसे कोई सवाल मत पूछना, तुम लोग भी नहीं। तभी वहाँ एक भालू आता है। जिन्वू सबको पीछे हटने को कहता है। बाहर व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर उस डंजन को देखने आ चुका होता है। वो कहता है, अगर किस्मत साथ रही तो किम 1-2 हंटर को बचाकर वापस ले आएगा। मिस्टर हान उसे जिन्वू के बारे में बताते हैं। लीडर कहता है, लगता है उसकी री अवेकनिंग हुई है। तभी डोंगसू भी वहाँ जिन्वू को ढूंढते हुए आ जाता है। चंचल सोचता है, जिन्वू तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि डोंगसू रेड गेट की वजह से तुम्हारे पास नहीं आ सकता, लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम बाहर निकल पाओगे? अंदर हम देखते हैं जिन्वू ने अकेले ही बहुत सारे भालू को हरा दिया होता है और उसे पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। जब सभी खाना खा रहे होते हैं जिन्वू अकेले ही और भालुओं से लड़ने चला जाता है। वो अपनी भूतिया सेना बाहर निकालता है और वो सभी भालुओं से लड़ने लगते हैं। कुछ भालू उसके सैनिकों पर भारी पड़ते हैं लेकिन जादूगर एक भालू को जलाकर मार देता है। फिर वहाँ भालुओं का बॉस आता है और वो जिन्वू की पूरी भूतिया सेना को हरा देता है। तभी जिन्वू अपने सबसे खतरनाक सैनिक आइग्रिस को भेजता है और आइग्रिस उस भालू को कुछ ही देर में मार देता है। जिन्वू सोचता है, अगर ये पहले ही तलवार निकालता तो मैं इसके सामने टिक भी नहीं पाता। इस समय इसकी ताकत मेरे बराबर है या शायद उससे भी ज्यादा। वहीं हम देखते हैं किम की पूरी टीम तबाह हो चुकी होती है। बर्फीले बंदरों ने उसकी पूरी टीम को खत्म कर दिया होता है और ये देखकर किम डर जाता है। वो वहां से भागने लगता है। तभी हम उन बंदरों के बॉस को देखते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिन्वू उन सभी भालुओं को भी अपना गुलाम बना लेता है। वहीं बाहर हम देखते हैं डोंगसू कहता है, उन लोगों को अंदर बहुत समय हो चुका है, जिन्वू अब तक मर चुका होगा, और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो मैनेजर आन से कहता है, जिन्वू तो तुम्हारे गिल्ड का हिस्सा भी नहीं है, तो फिर तुमने उसे अंदर क्यों जाने दिया? तो आन कहता है, जिन्वू मेरा अच्छा दोस्त है और उसे लेवल सी के डंजों में जाना था, इसीलिए मैंने उसे अंदर जाने दिया। और वो डोंगसू को वहां से भगाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी डोंगसू उसका गला पकड़ लेता है और वह कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन कर लूंगा?
तभी व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर योनहो डोंगसू का हाथ पकड़ लेता है और वह कहता है, इसे जाने दो। डोंगसू गुस्से में होता है, लेकिन वह दोनों को रोकने के बाद वहां से चला जाता है। उधर हम डंजो के अंदर देखते हैं, वो तीनों वहां पर मजे से पार्टी कर रहे होते हैं और तभी वहां पर किम आ जाता है। वो ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वह चिल्लाकर कहता है, तुम सब लोग गद्दार हो। तुम्हारे पास खाना और कंबल दोनों थे, लेकिन तुम लोगों ने हमें नहीं बताया, जिसकी वजह से मेरी पूरी टीम मारी गई। फिर वह गुस्से में उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, उस गद्दार का नाम बता दो, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगा। किम उन तीनों को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी जिनवू आकर उसे जमीन पर पटक देता है। फिर जिनवू कहता है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी टीम मारी गई और तुमने हमें भी खतरे में डाल दिया है। तभी हम देखते हैं वहां पर आइज़ एल्व्स की पूरी सेना आ चुकी होती है। उनका लीडर जिनवू से बात करने लगता है और वह अलग भाषा में बात कर रहा होता है, लेकिन जिनवू को फिर भी उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही थी। तो जिनवू सोचता है, शायद सिस्टम की वजह से मैं इनकी लैंग्वेज को समझ पा रहा हूँ। फिर उनका लीडर कहता है, तुम कोई इंसान तो नहीं हो, तो इंसानों के बीच में क्यों घूम रहे हो? जिनवू कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? उनका बॉस बताता है, जब हम किसी इंसान को देखते हैं तो हमारे मन में आवाज आती है कि उस इंसान को मार डालो, लेकिन जब हम तुम्हें देखते हैं तो ऐसी कोई आवाज नहीं आती। वहीं जिनवू सोच रहा होता है, कहीं ये इस वजह से तो नहीं क्योंकि मैंने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया है। तभी उनका लीडर जिनवू को एक ऑफर देता है, तुम इन इंसानों को यहीं पर छोड़ दो और हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर एक ग्लिच होता है और वो लीडर अपनी बातों को दोबारा से रिपीट करने लगता है। जिनवू सोचने लगता है, आखिर ये हुआ क्या, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देता है और अपनी सेना निकाल लेता है, जिसके बाद सभी आपस में लड़ने लगते हैं। वो तीनों वहां से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। कुछ एल्व्स उन्हें मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जिनवू उन सबको पेपेल देता है। फिर उनका बॉस जिनवू से कहता है, मेरा नाम है बारूका, तुम्हारा नाम क्या है? तो जिनवू उसे अपना नाम बता देता है, जिसके बाद वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। जिनवू सोचने लगता है, यह मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं एक ग्रेस के साथ मिलकर भी इसे नहीं हरा पाऊंगा। इसे हराने के लिए मुझे और ज्यादा ताकत चाहिए होगी। तभी हम देखते हैं किम को भी होश आ जाता है और वो भी जिनवू पर अटैक करने के लिए आने लगता है। उधर से बारूका भी जिनवू पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो दोनों जिनवू को घेर लेते हैं, लेकिन तभी जिनवू वहां पर बर्फ उड़ा देता है और वो किम को मारकर उसे अपना गुलाम बना लेता है, जिसके बाद किम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और वो तीनों मिलकर उससे लड़ने लग जाते हैं। बारूका उन तीनों को बराबर की टक्कर दे रहा होता है, लेकिन कुछ देर लड़ने के बाद जिनवू उसे मार देता है और उसकी पूरी सेना भी खत्म हो जाती है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं। मिस्टर आन योनहो से कहते हैं, उन लोगों को लगभग अंदर 1 हफ्ता हो चुका है, आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर हम सब देख लेंगे। लेकिन योनहो वहां से जाने से मना कर देता है। तभी हम देखते हैं वो रेड गेट ब्लू गेट में बदल जाता है। फिर उसमें से जिनवू और बाकी सभी बाहर आते हैं। योन पूछता है, मिस्टर किम कहाँ पर है? लेकिन जिनवू उसे बिना कुछ बताए ही वहां से जाने लगता है। तो वह उसे रोकते हुए कहता है, हमारे गिल्ड के 6 मेंबर गायब हैं और मुझे इस बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। जिनवू कहता है, तुम्हें जो भी पूछना है अपने गिल्ड वालों से पूछो, और वैसे भी मैंने तुम्हारे 2 लोगों को बचाया है, क्या तुम्हें मुझे शुक्रिया नहीं बोलना चाहिए? फिर योनो कहता है, तुमने सही कहा, मुझे माफ करना। जिसके बाद जिनवू वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद योनो मिस्टर आन से कहता है, इसे हमारे गिल्ड में लेकर आओ। उधर हम जिनवू को देखते हैं, वो हान को उसके घर पर छोड़ देता है। फिर हमें पता चलता है जिनवू ने बारूका का हथियार ले लिया होता है, लेकिन वो उसे अपना गुलाम नहीं बना पाया था क्योंकि बारूका जिनवू से बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाया था। फिर हम अगली सुबह देखते हैं जिनवू को लेने के लिए आता है और वो हान को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। शायद वो किसी मिशन पर जा रहे थे और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिनवू और जिन्हो एक डंजन में होते हैं और जिनवू अपने गुलामों की मदद से सभी मास्टर्स को मार रहा होता है। फिर जिन्हो पूछता है, आखिर ये क्या चीज है? तो जिनवू बताता है, ये मेरी एक तरह की पावर है। दूसरी तरफ हम एक टूटी फूटी बोट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक हंटर किसी चीज से बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक इंसान आता है और वो उस हंटर से कहता है, तुम्हारे साथी मरे नहीं है, सिर्फ बेहोश हुए हैं। मैं तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे बस घर जाना है। वहीं हम जिनवू और जिन्हो को देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि जिन्हो के 19 क्वेस्ट कंप्लीट हो चुके थे। फिर जिन्हो उससे पूछता है, तुम अब क्या करने वाले हो? तो जिन्हो बताता है, मुझे हंटर एसोसिएशन को एक टेस्ट देना है ताकि मुझे गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल सके। फिर मुझे एक गिल्ड शुरू करने के लिए अपने फादर से परमिशन लेनी है। और वैसे तुम क्या करने वाले हो? तो जिन्हो कहता है, तुम मुझे कुछ दिन तक कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, मुझे कहीं पर जाना है। यह सुनकर जिन्हो उदास हो जाता है और वो कहता है, कहीं तुम मुझसे परेशान तो नहीं हो गए? मेरा एक बड़ा भाई है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं बस ये चाहता हूँ काश तुम मेरे बड़े भाई होते। फिर जिनवू कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है तो आज से तुम मेरे छोटे भाई हो गए। यह सुनकर जिन्हो रोने लग जाता है। उधर हम उसी बंदे को देखते हैं
और उसे जेल में डाल दिया गया होता है। बाहर 2 गार्ड उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है, इसने बताया कि यह एक दूसरे देश का हंटर है और 10 साल पहले एक डंजन में फंस चुका था। अभी यूनाइटेड स्टेट्स में एक डंजन ओपन हुआ और यह उसमें से बाहर आया। तभी दूसरा गार्ड पूछता है, क्या इसके बारे में तुम्हें और कुछ पता चला? फिर वो कहता है, इसको इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए हमने एक एस रैंक के हंटर को बुलाया है जिसका नाम है डोंगसू। फिर दूसरा गार्ड पूछता है, क्या तुम्हें इसका नाम पता चला? तो वो कहता है, इसका नाम बोलने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका नाम है सुंग जिनवू ना। फिर हम जिनवू को देखते हैं जो कि तैयार होकर कहीं पर जा रहा होता है और वो जिन्हों से कहता है कि वह अपने दोस्त के साथ एक ट्रिप पर जा रहा है। लेकिन जिनवू जाता है उसी कासल में जहां पर वह पहले लेवल कम होने की वजह से नहीं जा पाया था। उसके अंदर जाते ही जिनवू को एक मैसेज आता है कि उसे 10,000 डेमन सोल्स को कैप्चर करना है। उधर हम जिन्हों को देखते हैं जो कि अपने फादर को मनाने के लिए जाता है। पहले तो उसके फादर मना कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर गिल्ड ओपन करने दूंगा। व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले जिनवू को अपने गिल्ड में लेना चाहते हैं ना? क्या तुम उसे हमारे गिल्ड में ला सकते हो? फिर हम जिनवू को देखते हैं जो कि बहुत सारे डीमंस को मार चुका होता है। तभी उसे 2nd फ्लोर पर जाने का एक परमिट मिलता है, जिसके बाद जिनवू 2nd फ्लोर पर जाकर भी डीमन सोल्स को मारता है और इसी तरह उसे अगले फ्लोर्स पर जाने के परमिट मिलते हैं। जिनवू अपना खाना पीना भी वहीं पर लेकर आया होता है। वो 10,000 डीमन सोल्स को कैप्चर भी कर लेता है। फिर जिनवू उड़ते हुए 50वें फ्लोर पर पहुंच जाता है और उसे 50वें फ्लोर पर जाने के लिए एक डेमन किंग को हराना होता है। उधर हम मिस्टर आन को देखते हैं जो कि जिनवू से मिलने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि जिनवू तो पिकनिक पर गया है। फिर हम दोबारा जिनवू को देखते हैं। जिनवू उस मोटे से डीमन से लड़ रहा होता है और वो कुछ ही देर में उसे हरा भी देता है। उधर हम देखते हैं डोंगसू संग के पास पहुंच जाता है और संग उससे बार बार एक ही बात बोले जा रहा होता है, बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और मैं उसी खतरे को रोकना चाहता हूँ। यह सुनकर डोंगसू को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, वैसे तो तुम मुझे एक मैजिक बीस्ट लगते हो, लेकिन तुम्हारी वाइफ और 2 बच्चे भी हैं। क्या तुम्हें अपने बेटे का नाम याद है? फिर संग बताता है, मेरे बेटे का नाम है जिनवू और हमें पता चलता है ये जिनवू का फादर है। फिर डोंगसू कहता है, फिर तो तू नर्क में बता देना। और हम देखते हैं उन दोनों के अंदर से ऑरा निकलने लगता है। उधर हम देखते हैं जिनवू की आर्मी सभी डीमंस को मार रही होती है और जिनवू एक और डीमन किंग को भी हरा देता है। तभी हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। फिर एक हंटर कहता है, मैंने सिर्फ सुना था लेकिन आज देख भी लिया। जब 2 एस रैंक के हंटर लड़ते हैं तो क्या होता है, ये सब पलक झपकते ही हो गया और मिस्टर डोंगसू हार गए। फिर हम जिनवू को देखते हैं जो कि 75वें फ्लोर पर आ चुका था और 25 फ्लोर और बचे हुए थे, लेकिन उसका सारा खाना खत्म हो चुका था। फिर जिनवू बताता है उसे 2 डीमन किंग्स को हराने पर 2 आइटम्स मिले हैं। इसका मतलब उसे एक और डीमन किंग को हराना है। इसी के साथ उसे एक की भी मिली होती है, लेकिन उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन जिनवू को नहीं बताई जाती है और हमें पता चलता है एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए जिनवू को 2 चीजें मिल चुकी हैं। अब उसे सिर्फ एक और चीज चाहिए जिसके बाद वह अपनी माँ को बचा पाएगा, लेकिन अभी के लिए वह वहां से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिनवू उस टीमैन कासल से बाहर आ जाता है। फिर वह कहता है, अगर मुझे एलिक्सर ऑफ लाइफ को बनाना है तो मुझे अपनी लेवल को बढ़ाना होगा। अभी मैं ऑफिशियल ई रैंक का हंटर हूँ तो मैं हाई लेवल डंज में नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मुझे अपनी रैंक को दोबारा से चेक कराना होगा। फिर जिनवू जाता है अपनी रैंक को रीचेक कराने के लिए और वहां पर दूसरे हंटर्स भी आए हुए थे। वहीं पर कुछ रिक्रूटर्स भी होते हैं। तभी उनमें से एक जिनवू को देख लेता है और वो योनो को फोन लगाकर कहता है, जिनवू यहाँ पर आ चुका है जिसका आपको इंतजार था। जिसके बाद जिनवू अपनी रैंक चेक कराने के लिए जाता है और पहले की तरह उसे एक बॉल पर हाथ रखना होता है, लेकिन जैसे ही जिनवू उस पर हाथ रखता है मशीन में एरर आना शुरू हो जाता है। वो लड़की बार बार ट्राई कर रही होती है लेकिन हर बार वही एरर आ रहा होता है। तभी वहां पर उनका डायरेक्टर आता है और वो देखते ही समझ जाता है कि मशीन में कोई भी एरर नहीं है। जिनवू की लेवल ही इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो मशीन की लिमिट से बाहर पहुंच गई है। वो मशीन उसकी लेवल को चेक नहीं कर पा रही है। फिर डायरेक्टर बताता है, इसका मतलब ये है कि जिनवू अब कंट्री का दावा एस रैंक का हंटर बन चुका है। तभी उन्हें अंदर से शोर शराबे की आवाज आने लगती है तो वह देखने के लिए जाते हैं। उधर सभी हंटर्स जिनवू के बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी वो दोनों भी वहां पर आ जाते हैं। जिनवू उसे देखते ही समझ जाता है ये कोई आम हंटर नहीं है। फिर चॉय उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और उससे पूछता है, क्या तुमने अभी कोई गिल्ड ज्वाइन किया है? लेकिन जिनवू कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है और उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जिनवू अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है और वह कहता है, मुझे लगता है जैसे आप किसी भी वक्त उठ जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत जल्द बचा लूंगा। फिर जिनवू वहां से बाहर जाता है और वहीं पर जिंजल खड़ा हुआ था। फिर वो कहता है, संग जिनवू तुमसे कोई मिलना चाहता है, और वो और कोई नहीं बल्कि हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते हैं, गोगन ही। फिर वो बातें करने लगते हैं तो प्रेसिडेंट कहते हैं, वो गवर्नमेंट नहीं है जो लोगों को बचाती है, वो है हंटर्स। हमारे यहाँ 5 मेन गिल्ड हैं जिनके बीच का बैलेंस कुछ ठीक नहीं है, और अगर तुम उनमें से किसी एक को ज्वाइन कर लोगे
तो उनका बैलेंस और भी खराब हो जाएगा और वह सब बर्बाद हो जाएंगे। हंटर एसोसिएशन बहुत बड़ा है, लेकिन अच्छे हंटर बहुत कम है। ज्यादातर हंटर पैसे और नाम के लिए बड़े बड़े गिल्ड को ज्वाइन कर लेते हैं। ये जिंचुरिकी का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं चाहता हूँ एक सिक्स्थ पावर आए जो इन पांचों गिल्ड को कंट्रोल करे। फिर जिन्वू कुछ देर सोचने लगता है और वह उनके ऑफर को मना कर देता है। फिर जिन्वू कहता है, मुझे लड़ना पसंद है, मेरी जगह डंजो में है और मैं वहीं रहना चाहता हूँ। वहीं हम डोंगसू को देखते हैं जो कि बहुत ही घायल हालत में पड़ा हुआ था। तभी वहां पर डिप्यूटी डायरेक्टर आता है और वो उससे पूछता है, यह संगटू योन, क्या यह सच में एक मैजिक बीस्ट था? तो डोंगू कहता है, तुम्हें क्या लगता है इतनी ताकत एक इंसान के पास हो सकती है? जिसके बाद डायरेक्टर वहां से चला जाता है। फिर डोंगू वही बात याद करने लगता है जब संगटू योन ने उसे धमकी दी थी कि मेरी फैमिली से दूर रहना, नहीं तो मरने के बाद भी तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। और यह सब सोचकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उधर हम जिन्वू को देखते हैं जो कि आर्टिफैक्ट्स इंसानों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, जो कि एक हंटर की ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तभी जिन्वू देखता है एक गिल्ड माइनिंग टीम को हायर कर रहा होता है, तो जिन्वू जाकर उसे ज्वाइन कर लेता है। फिर जिन्वू बताता है एक गिल्ड में 3 तरह की टीम होती है। एक पहली टीम होती है असॉल्ट टीम जो कि मैजिक बीस्ट से लड़ती है। 2 फिर आती है माइनिंग टीम जो कि मटेरियल को कलेक्ट करती है जैसे कि माना क्रिस्टल। 3 जिसके बाद आती है रिकवरी टीम जो कि मैजिक बीस्ट की लाश को कलेक्ट करती है। फिर डंजो के अंदर हम चॉय की असॉल्ट टीम को देखते हैं। चॉय अपनी आग से सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। उसके साथ चाहीन भी होती है जिसे मॉन्स्टर के जलने की स्मेल से दिक्कत हो रही थी। फिर वो सभी बाहर आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने बॉस को नहीं हराया था। जिसके बाद माइनिंग टीम और असॉल्ट टीम अंदर जाते हैं। फिर जिन्वू माइनिंग कर रहा होता है और वो सोचता है ए लेवल गेट का बॉस कितना ताकतवर होगा, और जिन्वू उससे लड़ने के बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद जिन्वू माइनिंग करने लगता है तो सभी उसकी ताकत देखकर सोच रहे थे, क्या यह सच में ई रैंक का हंटर है? फिर कुछ देर बाद लंच टाइम हो जाता है। सभी लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन जिन्वू कहता है मैं इस जगह का काम खत्म करके आता हूँ। और सभी हंटर्स के वहां से जाने के बाद जिन्वू उस गेट के पास पहुंच जाता है जहां पर बॉस होता है। फिर जिन्वू अंदर जाने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी वहां पर चाहीन आ जाती है और वो कहती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिन्वू बॉस वाले कमरे के बाहर पहुंच चुका होता है। तभी वहां पर चाहीन आ जाती है और वह उससे पूछती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जिन्वू कहता है, मैं तो बस रास्ता भटक गया था और गलती से यहाँ पर आ गया। फिर चाहीन उसे वहां से जाने के लिए बोलती है, लेकिन जैसे ही जिन्वू उसके पास से निकलकर जाता है, चाहीन उसे स्मेल करने लगती है। फिर चाहीन उससे पूछती है, क्या तुम सच में एक हंटर हो? तो जिन्वू कहता है, हाँ, मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। और चाहीन उसका आईडी कार्ड भी चेक करती है। फिर चाहीन कहती है, अब तुम यहाँ से जाओ, लेकिन संभल कर जाना, ये बहुत ही बड़ा डंजन है। जिन्वू के वहां से जाने के बाद चाहीन सोचने लगती है, उसकी स्मेल दूसरे हंटर्स से बिल्कुल ही अलग है। क्या ये उसकी लो लेवल के कारण है? वहीं दूसरे हंटर्स जिन्वू से कह रहे थे, तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हें चाहीन से मिलने का मौका मिला, हम तो उन्हें सिर्फ दूर से ही देख सकते हैं। और वो जिन्वू को बताते हैं, चाहीन हम लोगों को बॉस से बचाने के लिए यहाँ पर चेक करती रहती है, लेकिन उन्हें हंटर्स के पास रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें हंटर्स के अंदर से अजीब सी स्मेल आती है। फिर जिन्वू सोचने लगता है, चाहीन को भी मेरे अंदर से हंटर की कोई स्मेल नहीं आई, और वो रेड गेट वाला बंदा भी कुछ ऐसा ही बोल रहा था। क्या ये सब इसीलिए क्योंकि मैं सिस्टम का एक प्लेयर हूँ? शायद ये सिस्टम का कोई फेवर होगा। जिसके बाद माइनिंग टीम का बॉस जिन्वू को उसका पेमेंट दे देता है और वो कहता है, कल हम लगातार 2 रेड मिशन पर जाने वाले हैं, रैंक सी और ए गेट पर। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? जिन्वू भी इसके लिए मान जाता है। तो वो कहता है, मैं तुम्हारी सैलरी डबल कराने के बारे में बात करूंगा। उधर हम चाहीन को देखते हैं जो कि जिन्वू के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फोन पर उसे एक बंदा बताता है, कल मिस्टर चॉय भी जिन्वू के बारे में ही पूछ रहे थे। हंटर एसोसिएशन ने जिन्वू की सारी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर रखा है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। फिर चाहीन जिन्वू के बारे में ही सोचने लगती है और वो उसकी स्मेल के बारे में भी सोच रही थी, क्योंकि जिन्वू की स्मेल उसे पसंद आई थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं जिन्वू अपने मिशन पर जाता है और वह सी लेवल के गेट का सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर देता है। जिसके बाद वो सभी लंच कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर अजोल टीम का कैप्टन शॉन की हॉर्न आता है। फिर वो कहता है, हमें एक हंटर की जरूरत है जो कि हमारा सामान उठा सके, क्योंकि हमारा हंटर आज नहीं आया है। वो उन सबको ज्यादा पैसे देने के लिए भी बोलता है, लेकिन कोई भी ए रैंक के डंकन में जाने के लिए तैयार नहीं होता। तभी जिन्वू उसके साथ जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो सभी डंकन के अंदर जाते हैं। उस डंजन में जाते ही जिन्वू को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसा कि उसे रेड गेट के अंदर महसूस हुआ था। तभी उन पर कुछ कुत्ते अटैक कर देते हैं, लेकिन वो हंटर्स उन सभी को बड़े ही आराम से पेल देते हैं। फिर वो सभी सोचने लगते हैं, आखिर ये सी रैंक के कुत्ते ए रैंक के डंजन में क्या कर रहे हैं? तभी जिन्वू देखता है उन सभी के गले में एक पट्टा होता है और जिन्वू समझ जाता है
कि उन्हें किसी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। तभी वहां पर अचानक से ऑक्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी उनमें से एक अपना भाला फेंक कर मारता है। की हॉर्न उसे रोक तो लेता है लेकिन उसकी शील्ड भी टूट जाती है। फिर वो सभी आपस में लड़ने लग जाते हैं। ऑर्क्स कुछ ज्यादा ही ताकतवर होते हैं और वो सभी हंटर्स पर भारी पड़ रहे थे। वो उनमें से एक हंटर का हाथ भी काट देते हैं लेकिन उनकी हीलर उसका हाथ दोबारा से उगा देती है। तभी उनके पीछे एक और ऑर्क आ जाता है और वो उन्हें मारने ही वाला होता है लेकिन तभी जिन्वू बिना किसी को दिखे उसे पेल देता है। फिर जिन्वू अपनी गायब होने की एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उन सभी ऑक्स पर अटैक करने लगता है जिसकी वजह से वो सभी कमजोर हो जाते हैं और हंटर्स उनको मार देते हैं। जिन्वू की मदद से वो सभी जीत जाते हैं और किसी को जिन्वू के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है लेकिन एक लड़की को उसका पता चल जाता है क्योंकि वो एक मैजिक कास्टर है। पर वो किसी को भी जिन्वू के बारे में नहीं बताती क्योंकि जिन्वू की वजह से उसकी जान बची है। फिर कैप्टन कीहॉर्न कहता है यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा है तो हमें वापस चलना चाहिए। जिसके बाद वो उस डंजन से बाहर निकलने के लिए गेट के पास जाते हैं लेकिन वो देखते हैं वहां पर किसी ने बैरियर लगा दिया है। फिर वो मैजिक कास्टर कहती है यह बैरियर बहुत ही पावरफुल है लेकिन मैं इसे तोड़ सकती हूँ अगर मुझे कुछ टाइम मिले। जिसके बाद 3 मेजेस उस बैरियर को तोड़ने लगते हैं लेकिन वो एक ट्रैप होता है और उन तीनों की हालत खराब हो जाती है। फिर वहां पर बहुत सारे ऑक्स आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और वह अजीब सी भाषा में बोल रहे होते हैं। तभी उनमें से एक ऑक को कुछ होने लगता है और वो कहता है मेरा नाम है करगलगन और मैं इंसानों से मिलना चाहता था। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो मुझसे मिलने के लिए आओ या मेरे सोल्जर्स के हाथों मारे जाओ। फिर कीहॉर्न उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और वह जिन्वू से कहता है हम लोग बॉस को देखते ही उस पर अटैक कर देंगे तो बैरियर हट जाएगा। इसी का फायदा उठाकर तुम बाहर निकल जाना और दूसरी अजोल टीम को इन्फॉर्म कर देना। तभी वहां पर एक हीलर आती है और वह जिन्वू को एक डायरी देकर कहती है मैं चाहती हूँ तुम इसे मेरी फैमिली को दे देना। वहीं बाहर चाइन माइनिंग टीम के बॉस से जिन्वू के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है जिन्वू तो ए रैंक के ड्यूनियन में एजोल टीम के साथ गया हुआ है। उधर सभी लोग और किंग के कासल में पहुंच जाते हैं और वह कहता है इंसानों तुम्हारा स्वागत है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चाइन उस डंजन के आगे खड़ी होकर सोच रही थी आखिर एक ई रैंक का हंटर पोर्टर बनकर ए रैंक के डंजन में क्यों जाएगा, क्या उसे मरने का इतना शौक है। और कल मैंने उसे बॉस के गेट के सामने खड़ा हुआ भी देखा था, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर चाइन उस डंजन के अंदर जाने लगती है लेकिन उसके पास कोई भी हथियार नहीं होता है तो वह एक कुल्हाड़ी लेकर ही अंदर चली जाती है। वहीं हम ऑर्क्स के कैसल के अंदर देखते हैं। तभी एक हंटर कहता है ये ऑर्क्स तो बहुत ताकतवर है, अगर ये डंजन से बाहर निकल गए तो पूरे शहर पर कब्जा कर लेंगे, खास करके वो चारों जो राजा के साथ में खड़े हैं। फिर कार गलगन कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है इंसानों। और जैसे ही वह अपना मास्क उतारता है उसका ऑरा देखकर सभी हंटर्स के पसीने छूट जाते हैं। फिर कीहॉर्न पूछता है आखिर तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो कार गलगन कहता है केवल मनोरंजन के लिए, मैं तुम्हें एक एक करके मारूंगा और मेरे लिए ये सब मनोरंजन होगा। तभी कीहॉर्न उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वह सभी से कहता है चलो उसे मार डालते हैं। लेकिन वो सभी इतने ज्यादा डर चुके थे कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे तो कीहॉर्न अकेले ही उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। कार गलगन उसके अटैक से बचने के लिए हेम ऑफ प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करता है और एक शील्ड बना लेता है। फिर वो कीहॉर्न को अपनी ग्रेविटी मैजिक से पकड़ लेता है और ऊपर नीचे पटकने लग जाता है। लेकिन तभी जिन्वू वहां पर आकर उसे बचा लेता है। यह देखकर कार गलगन का एक जनरल जिन्वू पर अटैक करने के लिए आता है लेकिन जिन्वू उसे एक हाथ से पकड़कर ऊपर फेंक देता है। फिर जिन्वू अपनी सेना को बाहर निकाल लेता है और वह कहता है मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। वहीं बाहर हम देखते हैं माइनिंग टीम अपना काम कर रही होती है। तभी वहां पर जिनचुरिकी उसे कार गलगन का ऑरा महसूस होता है तो वह सोचने लगता है आखिर ए रैंक के डंजन से इतना पावरफुल ऑरा कैसे बाहर आ सकता है। फिर वो सभी आपस में लड़ने लग जाते हैं। इग्री और आयरन सभी ऑक्स को मार रहे होते हैं। जिन्वू भी उनको मारकर उनकी संख्या कम कर रहा था। तभी कार गलगन जिन्वू पर हिम ऑफ फायर ड्रैगन और हिम ऑफ प्रोटेक्शन से अटैक करने लगता है। वो जिन्वू के बहुत सारे सैनिकों को भी मार देता है। बाहर हम देखते हैं उन लोगों को पता चलता है कि ये कोई ए लेवल का गेट नहीं है बल्कि एस लेवल के आसपास का गेट है। फिर जिनचुरिकी कहता है किसी को भेजना होगा अंदर। कार गलगन कहता है तुम्हारी मैजिक पावर कभी ना कभी तो खत्म होगी ही, फिर तुम क्या करोगे। तो जिन्वू कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। अब वह एक नेक्रोलिटिक भी ऑर्क्स मरे पड़े थे उन सबको अपना गुलाम बना लेता है। फिर जिन्वू कहता है बहुत जल्द तुम भी मेरे गुलाम बन जाओगे। ये सुनकर कार गलगन सोचने लगता है कहीं ये वही तो नहीं, कहीं ये लॉर्ड तो नहीं है।
अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लेकिन वह फिर भी अपने जनरल्स को उन्हें मारने का ऑर्डर दे देता है। उधर हम चॉय को देखते हैं, तभी उसकी असिस्टेंट उसे डंजन के बारे में बताती है और वह कहती है अगर ये डंजन टूट गया तो जेजू आइलैंड जैसा एक और इंसिडेंट हो सकता है। तो चॉय कहता है हमारे पास अभी भी समय है, सभी हंटर्स को वहां पर भेजो और हो सकता है हमें दूसरे गिल्ड की भी मदद लेनी पड़े। डंजन के अंदर हम देखते हैं जिन्वू की सेना ऑर्क्स पर भारी पड़ रही होती है, तो कार गलगन अपने मैजिक से जिन्वू पर अटैक करने लगता है, लेकिन हमें पता चलता है जिन्वू पर पॉइजन और कर्स का कोई भी असर नहीं होता है। तभी वहां पर चाइन भी आ जाती है और वो उन हंटर्स से पूछती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वो कहते हैं हमें तो खुद भी नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है। उधर कार गलगन बहुत बड़ा हो जाता है और जिन्वू पर अटैक करने लगता है। फिर जिन्वू भी उस पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू के डैगर से कार गलगन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, तो जिन्वू चेन का इस्तेमाल करके उसे बांध देता है। तभी वहां पर जिंजल भी आ जाता है। वह पूछता है क्या सभी लोग ठीक हैं? फिर वह देखता है जिन्वू ने वहां पर सब कुछ संभाल लिया होता है। वहीं जिन्वू कार गलगन को हरा देता है। फिर वह उसे अपना गुलाम बनाता है और उसका नाम टस्कुम्बिया रखता है। एसोसिएशन का एक टॉप सीक्रेट है, इसने तुम लोगों को बचाने के लिए अपनी ताकत दिखाई, तो तुम लोग अपना मुंह बंद रखना। फिर जिन्वू उस हीलर की डायरी वापस करके वहां से जाने लगता है, तो चाइन उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह जादूगरनी कहती है आपने अपने हाथ में यह कुल्हाड़ी क्यों पकड़ी हुई है? ये सुनकर चाइन शर्मा जाती है और वह कहती है उसे लग रहा होगा मैं कितनी अजीब हूँ। उधर हम चॉय को देखते हैं, किहन उसे रिपोर्ट करने के लिए आता है, तो चॉय उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है संग जिन्वू और मुझ में कौन ज्यादा ताकतवर है? तो किहन कहता है किसी डंजन को क्लियर करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है। तो चॉय कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसा लगता है जैसे मेरे अल्टीमेट हंटर का टाइटल एक मजाक बन चुका है। फिर हम एक कैफे का सीन देखते हैं जहाँ जिन्वू जिनो से मिलता है और वो दोनों गिल्ड के बारे में बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारी मीडिया की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि एक एक्टर ली मिन संग की अवेकनिंग हुई थी और वह सभी उसका इंटरव्यू लेने वाले थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि एक्टर ली मिनसुंग की आज रैंक चेक होनी थी और वह सभी उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। तभी वहां पर चॉय और योनो भी आ जाते हैं, तो रिपोर्टर्स उनसे पूछने लगते हैं क्या आप ली को अपने गिल्ड में लेने के लिए आए हैं? लेकिन वो दोनों तो वहां पर जिन्वू के लिए आए थे, इसीलिए वह मना कर देते हैं और यह सुनकर सभी रिपोर्टर्स निराश हो जाते हैं। फिर वहां पर जिन्वू भी आ जाता है, क्योंकि आज उसे ऑफिशियल रैंक का हंटर बना दिया जाएगा। वहीं मिनसुंग अपना इंटरव्यू दे रहा होता है, तो जिन्वू अंदर जाने लगता है, लेकिन मिनसुंग का मैनेजर उसे रोक लेता है और कहता है अभी यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है, यहाँ से हटो, बाद में आना। तभी वहां पर चेयरमैन आ जाते हैं और कहते हैं इसे अंदर आने दो, ये मेरा मेहमान है और हमने मना किया था ना, इस समय इंटरव्यू मत करना। जिसके बाद चेयरमैन जिन्वू को लेकर अंदर चले जाते हैं। मिनसुंग भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर जिनचूरी की पूछते हैं आखिर तुम किस तरह की पावर यूज कर सकते हो? तो जिन्वू अपना एक शैडो गुलाम बाहर निकालता है, लेकिन चेयरमैन कहते हैं मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है और मुझे पता है तुम इससे ज्यादा कर सकते हो। जिसके बाद जिन्वू अपनी असली ताकत दिखाता है और वो बहुत सारे सोल्जर्स निकाल लेता है। फिर जिन्वू कहता है मैं ऐसे 100 सोल्जर्स और निकाल सकता हूँ। बाहर चॉय और योनो भी जिन्वू की मैजिक पावर देखकर हैरान रह जाते हैं। योनो कहता है यह तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। फिर जिन्वू की रैंक चेक करने के बाद उसे एस रैंक का लाइसेंस दे दिया जाता है और वह वहां से जाने लगता है। चॉय और योनो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन दोनों को इग्नोर कर देता है। फिर जैसे ही जिन्वू बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है, सभी रिपोर्टर्स उसकी फोटो खींचने लगते हैं, क्योंकि वो एक एस रैंक का 10वां हंटर बन चुका है। यह न्यूज देखकर सभी लोगों को जिन्वू के एस रैंक हंटर बनने की खबर मिल जाती है। यह एक बहुत ही बड़ी न्यूज है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं बना है। उधर जिन्हो अपने फादर से बताता है जिन्वू ने उनके गिल्ड को ज्वाइन करने से मना कर दिया है, क्योंकि पहले वह अपने एक अलग मिशन को पूरा करना चाहता है और वह चाहता है जिन्हो उसकी टीम को ज्वाइन कर ले। यह सुनकर उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं पहले तो तुम गिल्ड के मास्टर बनना चाहते थे और अब सब कुछ छोड़ रहे हो। लेकिन जिन्हो कहता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं जिन्वू के साथ ही रहूं। उधर सभी रिपोर्टर्स जिन्वू से सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन उनसे बचने के लिए जिन्वू वहां से गायब हो जाता है और जिन्वू की स्पीड देखकर योनो एक बार फिर से हैरान हो जाता है। फिर वह सोचने लगता है उसकी ताकत पिछली बार से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। उसकी ताकत तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? उधर जिन्वू हंटर ऑक्शन में अपने लिए आर्मर खरीदने जाता है। उसे एक ऐसा आर्मर चाहिए जो फायर वाले अटैक से बचा सके। फिर एक मैनेजर जिन्वू को क्लॉक दिखाता है,
लेकिन वो बहुत ही महंगा होता है। तो जिनवू उससे पैसे कम करने के लिए बोलता है, लेकिन वह मैनेजर कहता है हमारे यहाँ का प्राइस एकदम फिक्स है। फिर जिनवू कहता है उसे एक डैगर चाहिए, तो दूसरा मैनेजर आकर उसे अपने साथ ले जाता है और एक चाकू दिखाने लगता है, लेकिन वो भी बहुत महंगा होता है। तो जिनवू अपना चाकू दिखाकर बोलता है इसके कितने पैसे दोगे? फिर वो मैनेजर कहता है ये लगभग 100 मिलियन का होगा। यह सुनकर जिनवू हैरान रह जाता है और सोचने लगता है ये तो मैंने सिस्टम से खरीदा था, वो भी लगभग 3 मिलियन में। इसका मतलब सिस्टम से मिले आइटम असली दुनिया में बहुत महंगे होते हैं। फिर हम देखते हैं जिनवू अपनी सिस्टर को बताता है कि वह दोबारा से एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहा है। तभी वहां पर जिन्हो अपना सामान लेकर जिनवू के साथ रहने के लिए आ जाता है। तो जिनवू जिन्हो से कहता है मैं एक हफ्ते के लिए इसके साथ जा रहा हूँ। फिर उस रात हम देखते हैं जिनवू टास्क के 3 जनरल को समन करता है और उनमें से एक से कहता है तुम अब से जिन्हो की रक्षा करोगे। जिसके बाद जिनवू अपने कुछ गार्ड्स को समन करता है और उन्हें शहर की सुरक्षा के लिए भेज देता है। तभी हम आसमान में उड़ती हुई एक चींटी को भी देखते हैं। फिर अगले दिन जिनवू दोबारा से उसी डेमन कैसल में पहुंच जाता है और इस बार वो अपने साथ एक रिंग और एक क्लॉक भी लाया था ताकि वो आग से बच सके। वहीं हम जिन्हो के फादर और मदर को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन तभी जिन्हो के फादर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। उधर जिन्वू के सामने एक बहुत बड़ा डेमन आ जाता है, तो वो उसे मारने के लिए संगीत टस्क्राइडा देता है। वहीं जिन्हो के फादर को पता चलता है उन्हें टर्नल सिल्वर नाम की एक बीमारी हो चुकी है। इस बीमारी में अगर कोई एक बार सो जाता है तो वह फिर कभी नहीं उठता है। फिर डॉक्टर बताता है कुछ लोगों का शरीर मैजिक पावर को सहन नहीं कर पाता है और अगर वह किसी हंटर के पास रहते हैं तो उन्हें यह बीमारी लग जाती है। फिर हम 2 हंटर्स को देखते हैं, तभी उनके सामने वही चींटी आ जाती है जिसे हमने उड़ते हुए देखा था। उधर हम देखते हैं जिन्वू ने जल्दी जल्दी लेवल्स को पार करने के लिए अपने सोल्जर्स को 6 टीम में बांट दिया था, लेकिन तभी जिन्वू देखता है कोई उसके सोल्जर्स को मार रहा होता है। तो जिन्वू उसका पता लगाने के लिए जाता है। फिर जिन्वू गायब होकर देखता है कुछ डेमन नाइट्स उसके सभी सोल्जर्स को मार रहे होते हैं। तो जिन्वू उन सबको बड़े ही आराम से पेल देता है और आखिरी बचा तो जिन्वू को देखकर ही डर जाता है। फिर जिन्वू कहता है मैं हमेशा सोचता था क्या मैजिक बीस्ट को भी डर लगता होगा और आज मुझे जवाब मिल गया। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिन्वू सभी डीमन नाइट्स को मार देता है और वह आखिरी बचे नाइट को भी मारने वाला होता है, लेकिन वो जिन्वू से माफी मांगने लग जाती है और वो कहती है मैं सरेंडर कर रही हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। तो जिन्वू कहता है पहले तुमने मेरी टीम पर अटैक किया और अब तुम चाहती हो मैं तुम्हें ना मारूं, वैसे भी मैंने तुम्हारे साथियों को तो मार ही दिया है। फिर वो डीमन कहती है मुझे बचाना उन लोगों की ड्यूटी थी, अगर मैं सेफ रहूंगी तो उन्हें अच्छा ही लगेगा। जिसके बाद जिन्वू उसे वहीं पर छोड़कर जाने लगता है और तभी वो जिन्वू पर पीछे से अटैक कर देती है, लेकिन टस्क उसे रोक देता है। फिर वो कहती है अगले फ्लोर पर जाने का परमिट मेरी फैमिली के पास है तो मैं तुम्हें दिला सकती हूँ और मुझे दूसरे फ्लोर्स के परमिट की लोकेशन भी पता है तो मैं तुम्हें वहां पर भी लेकर जा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा तुम मुझे और मेरी फैमिली को कुछ नहीं करोगे। उधर हम वही डीमन चींटी को देखते हैं जो कि एक आइलैंड पे उड़कर आ चुकी होती है। उसने वो पूरा आइलैंड डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और बहुत सारे लोगों को भी मार दिया था। वहीं जिन्वू उस डीमन लड़की से पूछता है क्या तुम्हें अपने दिमाग में कोई आवाज सुनाई देती है कि सभी इंसानों को मार डालो? तो वो डीमन कहती है नहीं, लेकिन हमें एक दूसरी आवाज सुनाई देती है, अपनी जगह को प्रोटेक्ट करो। फिर जिन्वू पूछता है तुम्हें ये आवाज कब से सुनाई दे रही है? तो वो कहती है जब से हम यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर जिन्वू हैरान रह जाता है और वह पूछता है इससे पहले तुम कहाँ पर थी? तो वह बताती है इससे पहले हम डीमन रेलम में थे। फिर जिन्वू पूछता है तुम डीमन रेलम में क्या कर रहे थे? तभी हम देखते हैं उसके साथ वही ग्लिच होने लगता है और वो कहती है हम वॉर की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसे दुश्मन से लड़ने के लिए जो बहुत ताकतवर है और उससे लड़ने के लिए सभी डीमन को एक साथ आना होगा। फिर वो बार बार बोलने लगती है ये जानकारी बतानी नहीं चाहिए और वह अचानक से बेहोश हो जाती है। उधर हम हंटर एसोसिएशन की मीटिंग को देखते हैं। चिंचू बताता है एक डीमन एंट ने एक आइलैंड पर अटैक कर दिया और पूरे आइलैंड को बर्बाद कर दिया। उससे लड़ने के लिए 108 हंटर्स गए थे, जिसमें से 4 ई रैंक हंटर, 1 बी रैंक हंटर और 1 सी रैंक हंटर मारे गए। फिर एक ए रैंक हंटर ने उस डीमन को मार डाला। उस आइलैंड पर 294 लोगों की जान गई, मतलब हम कह सकते हैं वो एंट ए रैंक की थी। फिर डेंट कहते हैं वो आइलैंड जेजू आइलैंड से 120 किमी दूर है, इसका मतलब वो हम पर भी अटैक कर सकते हैं। हमें तुरंत ही चौथे जेजू आइलैंड रेड मिशन की तैयारी करनी चाहिए। उधर हम देखते हैं वो डीमन जिन्वू को अपने कैसल में लेकर चली जाती है और उसके फादर जिन्वू को देखकर डर जाते हैं। फिर वो कहते हैं ऐसल ये तुम किसे लेकर आई हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उसकी छाया में पूरी सेना छिपी है। फिर जिन्वू कहता है मैंने ऐसल से वादा किया है
अगर तुम मुझे वो परमिट दे दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। फिर एसल के फादर सोचने लगते हैं हम इससे लड़ तो नहीं सकते, और वो जिन्वू को परमिट दे देते हैं। फिर वो जिन्वू को वहां से तुरंत जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन जिन्वू कहता है मैं तुम्हारी बेटी को लेकर जाना चाहता हूँ क्योंकि उसे सभी परमिट की लोकेशन पता है और मैं इसकी सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। एसल के फादर इसके लिए मान जाते हैं और जिन्वू एसल की मदद से नंबर फ्लोर पर पहुंच जाता है। टस्क और इग्रेस की लेवल भी बढ़ चुकी होती है, वो दोनों एस रैंक और ए रैंक की लेवल के हो चुके थे। फिर जिन्वू कहता है तुम मुझे सभी परमिट की लोकेशन बता दो और यहाँ से चली जाओ क्योंकि आगे और भी ताकतवर दुश्मन मिलेंगे। लेकिन एसल कहती है मैं तुम्हारे साथ आखिर तक जाना चाहूंगी, मुझे देखना है तुम कितना और लेवल अप हो सकते हो। तो जिन्वू भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद जिन्वू आगे बढ़ता जा रहा था, उसके सामने और भी ताकतवर डीमन आ रहे थे, लेकिन जिन्वू सबको मार देता है और 97 फ्लोर पर पहुंच जाता है। चॉय चाइन को जेजू आइलैंड रेड मिशन के बारे में बताता है और वह उससे कहता है इस बार देश के सभी एस रैंक के हंटर इस रेड मिशन पर जाएंगे और साथ ही हमारा पड़ोसी देश जापान भी हमारी मदद करेगा। उधर हम देखते हैं जिन्वू अगले फ्लोर पर पहुंच चुका था और तभी उसके सामने आता है डीमन लॉर्ड बारन, जो कि एक ड्रैगन पर बैठा हुआ था। ये डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और तभी वो अपनी सेना को बाहर निकालता है जो कि जिन्वू को चारों तरफ से घेर लेती है। तो जिन्वू भी अपनी सेना को बाहर निकालता है और वहां पर बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। टस्क अपने जादू से वहां पर आग लगा देता है और बारन के बहुत सारे सैनिकों को मार देता है। फिर बारन अपनी बिजली से जिन्वू की सेना पर अटैक करता है और जिन्वू के सभी सैनिक मरने लगते हैं। एसल को भी वो अटैक लगने वाला होता है, लेकिन तभी जिन्वू वहां पर आकर उसे बचा लेता है। फिर जिन्वू अपनी गायब होने की ताकत से बारन पर अटैक करता है, लेकिन बारन उसे देख लेता है और उस पर बिजली से अटैक करने लगता है। तभी टस्क रोक देता है। वहीं हम हंटर्स की मीटिंग देखते हैं जहां पर जापान से ड्रैगन शॉट गिल्ड का लीडर गोटो भी आया हुआ था। ये जापान की एक बहुत बड़ी गिल्ड है जिसमें 11 एस रैंक के हंटर्स हैं। फिर गोटो की ट्रांसलेटर बताती है यह डीमन एंट सिर्फ 1 साल के लिए ही जिंदा रहती है। अगर हमने इनकी क्वीन को मार दिया तो बाकी की एंट 1 साल के अंदर मर जाएंगी। और पिछले 3 रेड मिशन से हमें पता चला है ये एंट ताकतवर हंटर्स की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसका इस्तेमाल करके हम कोई प्लान बना सकते हैं। फिर गोटो कहता है इस रेड मिशन में हमारे 11 में से 10 हंटर्स शामिल होंगे। हम लोगों ने एंट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेंगे और तुम लोगों का काम होगा क्वीन एंट को मारना। उधर जिन्वू बारन पर अटैक करता है, लेकिन बारन उसके अटैक को रोक लेता है और उसे पकड़कर ऊपर उठा लेता है। तभी इग्रेस और टस्क अटैक करते हैं, लेकिन वो उन दोनों को भी मार देता है और जिन्वू की सारी मैजिक पावर खत्म हो चुकी थी। अब जिन्वू को अकेले ही उससे लड़ना होगा। फिर जिन्वू और बारन में लड़ाई होने लगती है। बारन जिन्वू पर भारी पड़ रहा होता है और तभी जिन्वू का हथियार भी नीचे गिर जाता है। फिर जिन्वू खाली हाथ ही उससे लड़ने लग जाता है और बारन जिन्वू को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एसल अपना डैगर उसकी तरफ फेंक कर मारती है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और हम देखते हैं जिन्वू अपनी पूरी ताकत लगाकर बारन के दोनों हाथों को उखाड़ देता है। फिर जिन्वू उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और उसकी खोपड़ी ही उखाड़ देता है। जिन्वू का डीमन कैसल वाला मिशन पूरा हो चुका था। फिर वो एसल से कहता है अब तुम्हारी फैमिली टॉप रैंक पर है और यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिन्वू बारन को हरा चुका होता है और उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए सभी सामान मिल चुका होता है, जिसके बाद वो उसे बना देता है और जिन्वू को एलिक्सर ऑफ लाइफ की 6 बोतलें मिल जाती हैं। तभी वहाँ पर आयरन उस मरे हुए ड्रैगन की लाश को ले आता है और जिन्वू उसे अपना गुलाम बना लेता है। फिर जिन्वू उस ड्रैगन का नाम कासल रखता है। फिर जिन्वू को पता चलता है उसे एक नई पावर मिली है शैडो एक्सचेंज करने की। इस पावर की मदद से वो अपने सोल्जर के साथ अपनी जगह को बदल सकता है, चाहे उसका सोल्जर जहाँ पर भी हो। फिर जिन्वू एशल को घर जाने के लिए बोलता है और जिन्वू वहाँ से गायब हो जाता है और जिन्वू की जगह वहाँ पर एक शैडो सोल्जर आ चुका होता है। उधर हम जिन्वू को देखते हैं और उसे पता चलता है इस पावर को दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए उसे 3 घंटे का टाइम चाहिए होगा, जिसके बाद वो अपने ड्रैगन को बुलाता है और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। वहीं हम बेक्योनो को देखते हैं जो अपने दोस्त मिन बूंग के साथ डिनर कर रहा होता है। फिर बूंग कहता है क्या तुम दोबारा से उस आइलैंड पर जाना चाहते हो? वहाँ पर हमने अपना एक दोस्त खोया था। तो बेक कहता है इसीलिए तो मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। अगर वो डीम इस शहर में आ गए तो पूरे शहर का हाल ऐसा ही हो जाएगा। फिर बूंग उसे बताता है वो एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और इसलिए वह हंटर की जॉब से रिटायर हुआ था क्योंकि वो अपनी जिंदगी में और खून खराबा नहीं देखना चाहता है। उधर जिन्वू हॉस्पिटल में पहुंच चुका होता है और वह सोच रहा था क्या मुझे ये अपनी मदर को देना चाहिए? पता नहीं इसे देने के बाद क्या होने वाला है, लेकिन अभी तक सिस्टम ने उसकी काफी मदद की है। तो जिन्वू सिस्टम पर भरोसा करके अपनी मदर को एलिक्सर ऑफ लाइफ दे देता है और उसकी मदर भी ठीक होने लगती है। कुछ देर बाद उनको होश आ जाता है और वह कहती है तुम जिन्वू हो ना? मैं कितने सालों से सो रही थी? तो जिन्वू कहता है आप 4 सालों से सो रही थी, जिसकी
इसके बाद वह जिन्हा के बारे में पूछने लगती है। फिर जिन्वू कहता है वो बिल्कुल ठीक है। तभी उसकी मदर जिन्वू के घाव को देखती है और वह कहती है तुम हमारे लिए कितनी मेहनत करते हो। ये सुनकर जिन्वू रोने लग जाता है। फिर अगली सुबह जिन्हा भी वहाँ पर आती है और वो अपनी मदर को देखते ही रोने लग जाती है। तो जिन्वू कहता है आखिरकार मुझे अपनी मेहनत का फल मिल ही गया। उधर गुण ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सभी को जेजू आइलैंड रेड मिशन के बारे में बता रहे होते हैं। वो कहते हैं इस बार सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि जापान भी हमारी मदद करने वाला है, तो इस बार हम लोग जरूर जीतेंगे। उधर जिन्वू और जिन्हा अपनी मदर को घर ले आते हैं और उनके घर में चारों तरफ कचरा फैला हुआ था। फिर वो तीनों मिलकर अपने घर की सफाई करते हैं और अपने घर को पहले जैसा देखकर जिन्वू बहुत खुश होता है। लेकिन जिन्वू को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और वह सोच रहा था कहीं मैंने कोई लाइन तो क्रॉस नहीं कर दी जो शायद नहीं करनी चाहिए थी। उधर गुही जिंजल से बताते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थॉमस एंड्रे नाम का हंटर उनसे मिलने आया था। ये अमेरिका का नेशनल लेवल एस रैंक हंटर है। नेशनल लेवल हंटर एस रैंक के हंटर से थोड़े ज्यादा ताकतवर होते हैं। फिर जिंजुरी की महसूस होती है तो गुही कहते हैं तुमने इतनी दूर से उन्हें सेंस कर लिया। एस रैंक हंटर्स जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तुम्हें चलकर देखना चाहिए। उधर हम देखते हैं बेक और हंटरमा आपस में लड़ रहे होते हैं और बेक हार रहा था। तभी वहाँ पर चॉय आता है और वो कहता है बेक अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा है। फिर जिन्वू पूछता है आखिर वह अपनी पूरी ताकत से क्यों नहीं लड़ रहा। तो चॉय कहता है इतने सारे लोगों के सामने बेक अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करना नहीं चाहता है, क्योंकि जब वो ऐसा करता है तो वो एक मॉन्स्टर बन जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जापान के हंटर्स भी आ जाते हैं। बेक और हंटर माँ को लड़ते हुए देखकर हानेकावा कहती है क्या ये सच में यहाँ के एस रैंक हंटर्स हैं? ये तो बहुत ही कमजोर हैं। फिर गोटो कहता है हम सबको एक फ्रेंडली मैच खेलना चाहिए और उसमें सिर्फ एस रैंक हंटर्स ही भाग लेंगे। फिर गुनी कहते हैं ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन इसमें जादूगर और बिना लड़ने वाले हंटर्स भाग नहीं लेंगे। फिर बेक फाइट के रूल्स बताने लगता है और वो कहता है कलाई के पकड़े जाने, पीठ पर टच होने और नीचे गिरने पर हार मानी जाएगी और हम सब इसमें एक साथ लड़ेंगे, क्योंकि आइलैंड पर भी हमें ऐसे ही लड़ना होगा। जिसके बाद वह 4-4 हंटर्स की 2 टीम बना लेते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोरिया और जापान के हंटर्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी हंटर्स अपना अपना ओपोनेंट चुनकर उनसे लड़ने लगते हैं। उधर जिन्वू सोच रहा था कि अब उसे एस रैंक हंटर्स के बीच लड़ाई देखने का मौका मिलेगा, लेकिन हम देखते हैं कि गोटो ने इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था। वहीं एक हंटर मॉन्स्टर जैसी शक्ल में लड़ने के लिए अपने शरीर को बड़ा कर लेता है और दूसरे हंटर से लड़ने लगता है। उधर ली होनो से लड़ रहा होता है। होनो बहुत ही तेजी से लिम पर अटैक करता है तो लिम उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि लिम एक लॉन्ग रेंज का फाइटर है। फिर चॉय कहता है ये अरीना टॉप टियर मैजिक जेम से बना है ना, फिर भी ये लोग इसे बर्बाद कर देंगे, लगता है इसे रिपेयर कराना पड़ेगा। उधर बैक भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा होता है, लेकिन कुछ देर लड़ने के बाद कोरिया के 2 हंटर्स हार जाते हैं। चाहिन जापान की एक हंटर को हरा देती है और बैक की मदद के लिए जाने लगती है, क्योंकि बैक अब 2 हंटर्स से लड़ रहा होता है। तभी कुमामोटो चाहिन पर अटैक कर देता है और चाहिन उसका मुंह तोड़ देती है। कुमामोटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चाहिन पर पागलों की तरह अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पर जिन्वू आकर चाहिन को बचा लेता है और कुमामोटो को जमीन पर पटक देता है। फिर जिन्वू चाहिन से कहता है अब हमें भी हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि बैक भी हार चुका है। उधर गोटो सोच रहा था क्या यह सच में एक मैजिक हंटर है, मुझे खुद ही इसका पता करना पड़ेगा। फिर गोटो जिन्वू से लड़ने के लिए बोलता है तो जिन्वू भी इसके लिए मान जाता है। फिर वो कहता है मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। उधर जुनही न्यूज पर जेजू आइलैंड के बारे में देखती है और वो भी उस मिशन को ज्वाइन कर लेती है। वहीं गोटो और जिन्वू में लड़ाई होने लगती है। गोटो बहुत तेजी से जिन्वू पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जिन्वू उसके सभी अटैक से बड़े ही आराम से बच रहा होता है और मुस्कुराने लगता है। यह देखकर गोटो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर गोटो अपनी पूरी ताकत जिन्वू पर अटैक करता है और जिन्वू के गाल पर एक खरोच आ जाती है। जिन्वू गोटो का हाथ पकड़ लेता है तो गोटो कहता है तुमने मेरी कलाई क्यों नहीं पकड़ी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो जिन्वू कहता है अगर मैं तुम्हारी कलाई पकड़ता तो ये मैच यहीं पर खत्म हो जाता और मुझे लगता है तुम भी ऐसा नहीं चाहते थे। फिर वो दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी दूसरे हंटर्स उन्हें रोक लेते हैं और वो कहते हैं ये लड़ाई यहीं पर बंद कर दो, अगर किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। फिर जिन्वू सोचने लगता है मुझे अब सबकी ताकत का पता चल चुका है और मैंने सबकी शैडो में अपने सोल्जर्स भी छिपा दिए हैं। फिर सभी हंटर्स वहाँ से चले जाते हैं और चाहिन को पता चलता है कि जिन्वू इस रेड मिशन पर नहीं आ रहा है। तो चॉय कहता है कोई बात नहीं, उसके पास अपनी कोई वजह होगी और वैसे भी इस बार हमारे पास 15 एस रैंक के हंटर हैं। उधर जिन्वू अपनी मदर के साथ डिनर कर रहा होता है और वह सोच रहा था मेरी मदर 4 साल बाद ठीक हुई है तो मेरा यहाँ पर रहना ज्यादा जरूरी है। उधर जेजू आइलैंड पे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था तो एंड्स एक दूसरे को ही खा रही होती हैं। फिर क्वीन कहती है हमें जल्द ही इस आइलैंड को छोड़कर जाना होगा, इसके लिए हमें एक लीडर की जरूरत होगी।
जो मेरा बेटा बनेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा अंडा रखा हुआ था और उसमें से एक एंट बाहर आती है। ये एंट एकदम इंसानों की तरह खड़ा हुआ था और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। उधर सोंग ही जिन्हों को बताती है वो भी सेंट्री टीम को ज्वाइन करने वाली है। ये टीम शहर के बाहर खड़ी रहेगी और इसमें सभी लो रैंक के हंटर्स होंगे। अगर कोई एंट आइलैंड से उड़कर शहर की तरफ आएगी तो ये हंटर्स उसको मार देंगे। अगली सुबह रेड मिशन शुरू हो जाता है। बहुत सारी बैटल शिप्स आइलैंड को चारों तरफ से घेर लेती है। इन शिप्स पर ए रैंक के हंटर्स थे जो एंट्स को आइलैंड से बाहर जाने से रोकने वाले थे। सभी एस रैंक हंटर्स आइलैंड पर जाने के लिए तैयार थे। तभी वहाँ पर बैक का दोस्त बूंग आता है जो एक एस रैंक का हीलर है और उसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं उनके साथ एक कैमरामैन भी जा रहा था उनकी फाइट को लाइव दिखाने के लिए। फिर वो कैमरामैन कहता है हम आपकी फाइट लोगों को दिखाना चाहते हैं लेकिन इसमें 10 मिनट का डिले होगा ताकि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसे कट किया जा सके। और इसी के साथ वो बताता है कि वो एक ए रैंक का हंटर है जो खतरनाक जगहों पर शूटिंग करता है। उधर गोटो की टीम आइलैंड पर अलग अलग जगह पहुंच चुकी होती है। फिर वे सभी अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से सारी एंट्स उनकी तरफ आने लगती हैं। कुछ एंट अटैक टीम के हेलीकॉप्टर पर भी हमला करती हैं लेकिन चॉय उन सबको अपनी आग से जला देता है। वहीं आइलैंड पर कुछ वेव सिग्नल्स भी भेजे जाते हैं ताकि क्वीन अपने सोल्जर्स को वापस न बुला सके। जापान के हंटर्स सभी एंट सोल्जर्स को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। उधर अटैक टीम क्वीन के घोंसले में पहुंच जाती है और चॉय बाहर जाने का रास्ता बंद कर देता है। फिर वो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं होती हैं तो चॉय सभी गुफाओं में अपनी फायर को भेजता है क्योंकि जो गुफा सबसे गहरी होगी उसमें ही क्वीन के होने के सबसे ज्यादा चांस है। फिर वो सभी उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और उन्हें वहाँ पर क्वीन के अंडे मिलते हैं। वो सभी उस बड़े अंडे को देखकर घबरा जाते हैं। उधर तनाका को चोट लग गई होती है तो वो एक हीलर के पास जाता है लेकिन वो उससे मजाक करने लगती है। तभी वहाँ पर बहुत सारी एंट्स आने लगती हैं तो तनाका कहता है जल्दी करो हमारे पास समय नहीं है और इतने में ही कोई उस हीलर को मार देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एस रैंक की हीलर को एक मॉन्स्टर मार देता है और वह मॉन्स्टर इतना तेज होता है कि बाकी 2 हंटर्स को वो ठीक से दिख भी नहीं रहा था। तभी तनाका उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है लेकिन उससे पहले ही वो मॉन्स्टर तनाका की गर्दन उड़ा देता है। फिर तनाका का साथी भी उस मॉन्स्टर के पीछे जाता है लेकिन वो मॉन्स्टर उसको भी मार देता है। उधर कोरिया के हंटर्स गुफा में आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें क्वीन के कुछ सोल्जर्स भी मिलते हैं लेकिन वो उन्हें आसानी से मार देते हैं। फिर वो बैक से पूछते हैं क्या हम सही जगह जा रहे हैं तो बैक अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके गुफा के अंदर देखता है और बताता है क्वीन इस गुफा में सबसे अंदर है और उसे बहुत सारे सोल्जर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो एस रैंक के होंगे लेकिन क्वीन की ताकत के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उधर 2 हंटर्स तनाका के ग्रुप को ढूंढने के लिए गए होते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर एक टूटे हुए चश्मे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तभी उन्हें महसूस होता है कि कोई बहुत ताकतवर मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है तो उनमें से एक हंटर अपने चारों तरफ बर्फ की शील्ड बना लेता है लेकिन वो मॉन्स्टर बर्फ के साथ साथ उस हंटर को भी बीच से काट देता है। वहीं कोरिया के हंटर्स क्वीन के चैम्बर में पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स क्वीन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। फिर उनसे लड़ने के लिए बूंग सभी हंटर्स की ताकत को बढ़ा देता है और वो हंटर्स उन सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं। बैग भी ट्रांसफॉर्म होकर अपने बीस्ट मोड में आ जाता है और सभी गार्ड्स को उठा उठाकर पटकने लगता है। कैमरामैन पूरी फाइट को रिकॉर्ड कर रहा होता है और टीवी पर सभी लोग यह सब कुछ लाइव देख रहे थे। कुछ देर लड़ने के बाद वो सभी गार्ड्स को मार देते हैं और मिलकर क्वीन पर अटैक करने लगते हैं। सभी एक साथ क्वीन पर अटैक कर रहे होते हैं लेकिन क्वीन को उनके अटैक से कुछ भी नहीं होता। तभी क्वीन उन पर जहर फेंक देती है और सभी हंटर्स जलने लगते हैं लेकिन बूंग 1 सेकंड में ही सबको हील कर देता है। यह देखकर क्वीन बूंग पर ही अटैक कर देती है लेकिन माँ उसे बचा लेता है। फिर चॉय अपनी फायर से क्वीन पर अटैक करता है तो क्वीन बहुत जोर से चिल्लाकर वहाँ से भागने लगती है लेकिन हंटर माँ और बैक क्वीन को पकड़ लेते हैं और चाइन को बुलाने लगते हैं। फिर चाइन वहाँ आकर क्वीन के सारे पैर काट देती है जिसकी वजह से क्वीन नीचे गिर जाती है और तभी चाइन अपनी तलवार से क्वीन की गर्दन अलग कर देती है। टीवी पर यह देखकर सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि क्वीन अब मर चुकी थी तो बाकी सारी एंट्स अब 1 साल के अंदर ही मर जाएंगी। लेकिन तभी वो देखते हैं कि जितनी भी सोल्जर एंट्स होती हैं वो सभी अपने घोंसले की तरफ जा रही होती हैं। उधर चॉय को पता चलता है कि उसका बनाया हुआ गेट किसी ने तोड़ दिया है और सभी एंट्स अंदर आ रही हैं तो सभी हंटर्स सोचने लगते हैं चॉय का बनाया हुआ गेट कोई मामूली एंट नहीं तोड़ सकती, फिर ये किसने किया होगा। और तभी उन्हें बहुत ही पावरफुल ओंद्रा महसूस होने लगता है और उनके सामने वही मॉन्स्टर आ जाता है जो बाहर सभी हंटर्स को मार रहा था।
फिर वो सभी हंटर्स के बीच से निकलकर क्वीन के पास जाता है और कोई हंटर अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद वो क्वीन का सर खा जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो अचानक से चाइन के पीछे पहुंच जाता है और चाइन को एक पंच मारकर उड़ा देता है। इसके बाद वो हंटर माँ के पास जाता है। माँ अपने शरीर को बड़ा करके उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसके दोनों हाथ उखाड़ देता है। फिर वो हंटर बैक, जॉय और लिम को भी एक एक करके हरा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि बूंग ने हंटर माँ को दोबारा ठीक कर दिया था और वो अपनी गायब होने की एबिलिटी का इस्तेमाल करके एंट किंग से भी छिप रहा होता है। तभी वो किंग हंटर माँ की टांग पकड़कर उसे जमीन पर पटकने लगता है और इसी के साथ वो बूंग को भी देख लेता है और उसके पेट में हाथ आर पार कर देता है। फिर वो बूंग का सर भी चबा जाता है। ये देखकर बैक उस पर अटैक करता है, लेकिन वो बैक को पकड़कर उठा लेता है और कहता है, तुम लोग बहुत कमजोर हो, हमारी क्वीन मर चुकी है तो तुम्हें मारकर कुछ नहीं होगा, तुम्हारा किंग कहाँ है। तभी उसे महसूस होता है कि बाहर कोई उससे भी ज्यादा ताकतवर है, तो उसे लगता है कि वही किंग है और वो बाहर की तरफ चला जाता है। बाहर हम गोटो को देखते हैं जो अपने साथियों को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे अपने साथियों की लाश मिलती है, तो वो अपने चेयरमैन को कॉल लगाकर कहता है, हमारे कुछ हंटर्स मारे गए हैं। फिर उसका चेयरमैन कहता है, कोरिया के हंटर्स अभी नेस्ट के अंदर ही है ना, उनके बचने के कितने % चांस है। तो गोटो कहता है, उनकी ताकत देखकर तो मुझे लगता है 0% चांस है। फिर उनका चेयरमैन कहता है, हमने कोरिया के हंटर्स की मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमें रिट्रीट करना पड़ा। अब कोरिया देश कमजोर हो जाएगा और हम वो अकेले होंगे जिन्होंने S रैंक गेट को कॉन्कर किया है। उधर एंट किंग गोटो पर अटैक कर देता है। गोटो उसके अटैक को रोक लेता है, लेकिन उसका एक साथी मारा जाता है। फिर वो अपने दूसरे साथी को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। तभी एंट किंग उससे कहता है, क्या तुम ही राजा हो। तो गोटो कहता है, हाँ मैं ही राजा हूँ। और गोटो के इतना कहते ही एंट किंग उसको मार देता है। उधर सभी एंट्स घोंसले के अंदर घुस चुकी होती हैं। जॉय उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जॉय और बाकी सभी हंटर्स बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। वो एंट्स उन सभी को मारने वाली होती हैं, लेकिन तभी उनकी शैडो से जिन्वू के सोल्जर्स बाहर आकर सभी एंट्स को रोक लेते हैं। उधर हम जिन्वू को देखते हैं जो अपने एक सोल्जर के साथ अपनी जगह बदलता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिन्वू के सोल्जर्स ने सभी हंटर्स को बचा लिया होता है और वो उन एंट्स को मारना शुरू कर देते हैं। तभी जिन्वू भी वहीं पर आ जाता है और उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो सोच रहे थे आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया। उधर बाकी लोग देखते हैं रेड का जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था वो अचानक से बंद हो जाता है, तो सभी लोग मिलकर टेलीकास्ट करने वाले चैनल को कॉल करने लगते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि वो लोग तो खुद अपने कैमरामैन से कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कैमरामैन का कैमरा खराब हो चुका था और उसे कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा होता है। फिर जिन्वू अपना हीलिंग पोशन निकालकर सभी हंटर्स को पिला देता है और वो सभी ठीक हो जाते हैं, जिसके बाद वो चाहाइन को भी पिलाता है। लेकिन उस पोशन का हाइन पर कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि हाई बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी और अब जिन्वू उसे ठीक नहीं कर सकता था। वहीं जापान का एक हंटर अपने चेयरमैन से बताता है, हम गोटो से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, शायद वह मर चुका है। यह सुनकर उनका चेयरमैन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। उधर जिन्वू सभी एंट्स को अपनी सेना में शामिल करना चाहता था, लेकिन उसे सभी हंटर्स देख रहे होते हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं करता। तभी उन्हें एक खतरनाक ऑरा महसूस होने लगता है और हम देखते हैं एंट किंग वापस आ चुका था। फिर वो कहता है, बाहर मुझे कोई राजा नहीं मिला, क्या वो यहाँ पर है जिसको तुम सब लोग किंग बुलाते हो। फिर जिन्वू उसके पास जाता है और कहता है, आखिर तुम एक कीड़े होकर बात कैसे कर रहे हो। तभी उस कैमरामैन का सिग्नल वापस आ जाता है और वो लाइव टेलीकास्ट शुरू कर देता है। उधर जीना जिन्वू को देखकर चौंक जाती है और कहती है, आखिर ये वहां पर कब चले गए। वहीं एंट किंग जिन्वू को एक जोरदार पंच मारता है और सभी हंटर सोच रहे थे कि जिन्वू तो गया, लेकिन हम देखते हैं कि उसके पंच का जिन्वू पर कोई असर नहीं हुआ था। फिर जिन्वू भी उसको एक पंच मारता है और एंट किंग पीछे की तरफ उड़ जाता है। ये देखकर हंटर माँ कहता है, मास्टर बैक और मास्टर चोई, क्या जिन्वू सच में एक मैजिक हंटर है। वहीं जिन्वू और एंट किंग एक दूसरे को मारने लगते हैं। उनके पंचेस इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि कैमरामैन बेहोश होने वाला था। जिन्वू एंट किंग को पेल रहा होता है। तभी एंट किंग अपनी जीभ निकालकर जिन्वू को काट लेता है, जिसकी वजह से जिन्वू के अंदर जहर फैलना शुरू हो जाता है। जिन्वू जमीन पर गिर चुका होता है और एंट किंग कहता है, अब तुम अपनी जगह से हिल भी नहीं पाओगे, यही तुम्हारा अंत है। और वो जिन्वू पर अटैक कर देता है। वहीं जापान के चेयरमैन को पता चलता है कि उसके साथ हंटर्स मारे जा चुके हैं, तो वो अपने बचे हुए हंटर्स को वहां से निकलने का ऑर्डर देता है ताकि वो दूसरी टीम के साथ मिलकर दोबारा अटैक कर सके। ये ऑर्डर सुनकर कोरिया का एक हंटर कहता है, वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। वहीं
जिनवू एंट किंग के अटैक को रोक लेता है और उसको एक जोरदार पंच मारता है। एंट किंग दूर जाकर गिरता है और जिनवू दोबारा से खड़ा हो जाता है क्योंकि जिनवू पर किसी भी तरह के पॉइजन का कोई असर नहीं होता है। यह देखकर एंट किंग सोचने लगता है इस पर पॉइजन काम नहीं करता और यह बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो जिनवू भी उससे लड़ने के लिए अपने हथियार निकाल लेता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और वो इतनी तेजी से लड़ रहे थे कि दूसरे हंटर्स उन्हें देख भी नहीं पा रहे थे। जिनवू एंट किंग पर भारी पड़ रहा होता है। तभी एंट किंग जिनवू की आंख पर अटैक करता है, तो जिनवू अपना एक स्किल अपग्रेड करता है और एंट किंग का हाथ ही काट देता है। लेकिन एंट किंग अपना हाथ दोबारा से उगा लेता है और जिनवू की ताकत देखकर डर कर वहां से भागने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू उसके हाथ पैर काट देता है। फिर वो अपनी एंट्स को जिनवू पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, तो जिनवू भी अपनी सेना को बुला लेता है। जिनवू की सेना सभी एंट्स को मारने लगती है। यह देखकर एंट किंग दोबारा से अपने पंख उगा लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद जिनवू अपने चाकू निकालकर एंट किंग को मार देता है। उसके मरने के बाद सभी एंट्स वहां से भाग जाती हैं। फिर जिनवू भागकर हेइन के पास जाता है। हेइन मरने ही वाली थी, तो चॉय कहता है बाहर हमारा हेलीकॉप्टर खड़ा है, हमें इसे लेकर चलना चाहिए। लेकिन जिनवू कहता है हमारे पास उतना समय नहीं है और वो एलिक्सर ऑफ लाइफ की एक बोतल निकालकर हेइन को पिला देता है। लेकिन हेइन पर उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। जिनवू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो सोचने लगता है अगर मैं हेइन को यहाँ से बाहर ले जाऊंगा तो हेइन मर जाएगी और मैं अभी शैडो एक्सचेंज भी नहीं कर सकता। तभी जिनवू को एक आइडिया आता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जिनवू कैमरामैन से कहता है क्या तुम अपना कैमरा बंद करोगे या फिर मैं इसे तोड़ दूं। यह सुनकर कैमरामैन अपने कैमरे को बंद कर लेता है, जिसके बाद जिनवू चाइन को हंटर ब्यूंग के पास लेटा देता है। तो ये देखकर बेक कहता है आखिर तुम ब्यूंग के साथ क्या करने वाले हो। लेकिन जिनवू कहता है बातें करने का हमारे पास टाइम नहीं है। फिर वो ब्यूंग के पास जाकर अराइज बोलता है और ब्यूंग भी उसकी सेना का एक हिस्सा बन जाता है। जिनवू की यह पावर देखकर सभी हंटर्स हैरान रह जाते हैं। तभी ब्यूंग चाइन के पास जाता है और वो अपनी हीलिंग पावर से उसे ठीक करने लगता है। फिर जिनवू कहता है पंग एक बहुत ही अच्छा इंसान है क्योंकि मैंने उसे कोई ऑर्डर नहीं दिया, और वो फिर भी चाइन को जाकर हील करने लगा। तभी हम देखते हैं चाइन ठीक हो जाती है। फिर बेक जिनवू से कहता है पंग को लड़ाई से नफरत थी, तो क्या तुम उसे प्लीज इस सब से दूर रख सकते हो। तो जिनवू कहता है मैं वैसे भी उसे अपनी शैडो आर्मी में नहीं रखने वाला था। जिसके बाद जिनवू ब्यूंग की शैडो को रिलीज कर देता है। बाहर हम देखते हैं क्वीन और किंग के मर जाने की वजह से सभी एंट्स इधर उधर उड़ रही होती हैं और हंटर्स उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एंट्स शहर में पहुंच जाए। उधर एस रैंक के हंटर अपने प्लेन में बैठकर वहां से निकल रहे होते हैं। तभी एक हंटर पूछता है जिनवू कहाँ पर है, तो चॉय कहता है वो आइलैंड पर रहकर बची हुई एंट्स और अंडों को खत्म करेगा, वैसे भी हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। वहीं हम जिनवू को देखते हैं जो अंदर सभी अंडों को फोड़ रहा होता है और उन्हें फोड़ने से भी उसकी लेवल अप हो रही थी, जिसके बाद वह बची हुई एंट्स को भी मारने लगता है। जिनवू अब सोल लेवल पर पहुंच चुका था और वह एंट किंग के पास जाकर अराइज बोलता है, लेकिन तभी वह एक अंधेरी जगह पर पहुंच जाता है। जिनवू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी सब कुछ अचानक से नॉर्मल हो जाता है और एंट किंग भी जिनवू का गुलाम बन चुका था। फिर जिनवू को पता चलता है एंट किंग की शैडो बोल भी सकती है, तो जिनवू उससे कहता है मैंने ही तुम्हें मारा था, तो तुम मेरी सेवा क्यों करना चाहते हो। तो एंट किंग कहता है आपने मुझे मारा नहीं बल्कि आपके हाथों मेरा दोबारा से जन्म हुआ है और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अब जल्दी से मुझे कोई नाम दीजिए। फिर जिनवू उसका नाम बेरू रखता है और बाकी मरी हुई एंट्स को भी अपना गुलाम बना लेता है। फिर जिनवू गुफा से बाहर निकलकर देखता है, वहां पर बहुत सारी एंट्स इधर उधर घूम रही होती हैं। तो जिनवू बेरू से कहता है क्या तुम इन सबको मार सकते हो, और बेरू इतना सुनते ही सभी एंट्स को मारने लग जाता है। वहीं एस रैंक के हंटर्स के हेलीकॉप्टर्स पर एंट्स अटैक कर देती हैं। उनका जादूगर हेलीकॉप्टर के चारों तरफ एक शील्ड बना देता है, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। सभी एंट्स उनके हेलीकॉप्टर पर अटैक करने वाली होती हैं, लेकिन तभी वहां पर जिनवू आकर उन सभी एंट्स को एक बिजली का जोरदार झटका देता है और वो सभी मर जाती हैं। इसी के साथ ये रेड मिशन कंप्लीट हो जाता है। सभी हंटर्स वापस आ जाते हैं। इस मिशन में बहुत सारी जानें भी गईं, लेकिन आखिरकार ये मिशन सक्सेसफुल रहा। वहीं हम चाइना के बॉर्डर को देखते हैं, जहां पर कुछ एंट्स उड़कर आ रही होती हैं, लेकिन उनके पास भी एक नेशनल लेवल हंटर होता है जो एक ही अटैक में सभी एंट्स को मार देता है। रेड मिशन को कुछ दिन बीत गए थे और सभी मरे हुए लोगों के लिए एक मेमोरियल बनाया गया था। जिनवू भी वहां पर ब्यूंग के लिए फूल लेकर आया होता है। कुछ लोग उसे हीरो बोल रहे थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे
अगर जिन्वू वहां पर पहले पहुंच गया होता तो काफी सारे लोगों की जान बच सकती थी। फिर चेयरमैन गन ही जिन्वू को बुलाकर उसका शुक्रिया करते हैं और उससे कहते हैं अब तुम आगे क्या करने वाले हो, क्योंकि सभी ने तुम्हारी ताकत देख ली है और वो अब तुम्हें अपनी गिल्ड में शामिल करना चाहेंगे। तो जिन्वू कहता है मैं अपनी खुद की गिल्ड खोलना चाहता हूँ। वहीं जेजू आइलैंड पर कुछ नाइट गिल्ड के हंटर्स गए होते हैं। वो देखने गए थे कहीं आइलैंड पर कोई एंट बची तो नहीं है और अगर कोई इंपॉर्टेंट आइटम हो तो उसे भी कलेक्ट कर सके। तभी वहां पर एक अजीब सा आदमी आता है तो हंटर पूछता है आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर गुफा में से एक हाथ बाहर आता है जो चुटकी बजाता है और सभी हंटर्स बेहोश हो जाते हैं। फिर वो चुटकी बजाने वाला बाहर निकल कर आता है। यह अवाटार मूवी के एलियन जैसा लग रहा था। फिर वो एलियन कहता है वो तो इंसानों की मदद कर रहा है जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो दूसरा वाला कहता है उसका ये बर्ताव नया नहीं है, तुम खुद ही उससे जाकर क्यों नहीं पूछ लेते। तो एलियन कहता है काश मैं उससे मिल पाता। जिसके बाद वो दोनों अपना अपना पोर्टल खोलकर वहां से चले जाते हैं। वहीं हम जिन्वू के फादर को भी देखते हैं जो छिपकर उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। उधर जिन्वू को गिल्ड खोलने की परमिशन मिल चुकी होती है और वह ट्रैफिक में फंसा हुआ था। तभी उसके पास चेयरमैन का फोन आता है और वह उसे बताते हैं जहां पर वह फंसा है वहां पर एक बी रैंक का गेट खुल चुका है। हंटर्स को वहां पर भेज दिया गया है लेकिन उन्हें थोड़ा समय लगेगा। तो जिन्वू उस गेट को देख ले। फिर जिन्वू अकेले ही उस गेट में जाने लगता है लेकिन जैसे ही जिन्वू अंदर जाता है वो बी रैंक का गेट एक रेड गेट में बदल जाता है। जिन्वू एक जंगल में फंस चुका था और उसे बहुत सारे मॉन्स्टर घेर लेते हैं। तो जिन्वू भी उनसे लड़ने के लिए अपनी सेना को बाहर निकाल लेता है। जिन्वू की सेना कुछ ही देर में सभी मॉन्स्टर्स का सफाया कर देती है। फिर जिन्वू स्टाइल में चलते हुए आता है और वो कहता है मेरा अगला शिकार कौन है, और ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।